ओके, जो आज की क्लास है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोसेस, इम्पोर्टेंट टीओटी प्रोग्राम्स इन फिशरीज। तो फर्स्ट थिंग, व्हाट इज टेक्नोलॉजी? ओके, तो टेक्नोलॉजी इज अ ग्रीक वर्ड जो कि हमारा दो वर्ड से मिलकर बना है। एक है टेक्ने, जिसका मीनिंग होता है आर्ट और क्राफ्ट, एंड सेकंड वन इज लॉजिया, मीनिंग an area of study. So, according to the definition, application of science and technical advances to the production of materials to serve human needs. एप्लीकेशन ऑफ साइंस में क्या आ जाएगा कि हमारा जो भी एक, मान लीजिए कि फिश कल्चर हम कर रहे हैं, तो उसमें हमने माना कि हम जो है इंटीग्रेटेड फिश कल्चर कर रहे हैं, जिसमें कि हम फिश के साथ में एग्रीकल्चर या लाइफ स्टॉक को भी इंक्लूड कर रहे हैं। तो ये जो प्रैक्टिस है हमारा, इसमें कई सारे नॉलेज का कॉम्बिनेशन है, और उसके साथ साथ हम कई सारे मशीन्स का यूज कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम बोट्स का यूज कर रहे हैं या फिर फीड मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो मशीन्स का यूज कर रहे हैं। तो क्या है कि साइंस और टेक्नोलॉजी का हम कॉम्बिनेशन कर रहे हैं प्रोडक्शन कार्य के लिए। प्रोडक्शन मीन्स टू प्रोड्यूस द फिश, और प्रोडक्शन किस लिए कर रहे हैं? टू सर्व द ह्यूमन नीड्स, ह्यूमंस की जो नीड्स हैं, जो प्रोडक्शन कर रहा है उसकी क्या नीड है, उससे इनकम लेना। ओके, जो उसको खरीद रहा है उसकी क्या नीड है, उसको कंजम्पशन करना। तो जो भी हम साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज करके जो भी प्रोडक्शन का कार्य कर रहे हैं, जिससे कि ह्यूमन की नीड को सेटिस्फेक्शन देते हैं, तो ये हमारा टेक्नोलॉजी आ गया। तो उसका सेकंड, ओके, फिर हम सेकंड अगर डेफिनेशन में आ जाते हैं, जस्ट एप्लीकेशन ऑफ साइंस इन द डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, यूटिलाइजेशन और application of materials or things or method of undertaking a certain activity or work. Okay. The application of science, इसमें भी क्या है, जो भी हमारा कोई भी प्रोसीजर हम कर रहे हैं, वो उसमें कोई ना कोई साइंस इन्वॉल्व होगी। इन द डेवलपमेंट, डेवलपमेंट हो सकता है वो पहले में बताया। तो जो हमारी सेकंड जो डेफिनेशन है, द एप्लीकेशन ऑफ साइंस इन द डेवलपमेंट, साइंस का यूज करके हम डेवलपमेंट करते हैं। किसी भी एरिया में डेवलपमेंट हो सकता है, जैसे कि हमने बताया था, जिस तरीके से हम ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए साइंस का यूज करते हैं, उसी तरीके से डेवलपमेंट के लिए। मान लीजिए कि जो फिश प्रोडक्शन का काम कर रहा है, तो वो उससे क्या करेगा, एक्स्ट्रा इनकम लेगा, जिससे कि वो उसकी जो लाइफस्टाइल है वो ज्यादा अच्छी होगी। जो डिफरेंट डिफरेंट कमोडिटीज हैं, जो उसकी जो नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, उसको परचेज करने के लिए। ओके, उसके जो फैमिली है उसको अच्छी खासी लाइफस्टाइल देने के लिए। तो इसका ये सब हमारा डेवलपमेंट का कार्य हो रहा है। जो प्रोग्रेस हो रहा है कि उसकी लाइफस्टाइल में प्रोग्रेस हो रहा है, उसकी लाइफस्टाइल चेंज हो रही है। ओके, जो उसकी पहले जो क्या कहते हैं, बाइंग कैपेसिटी थी वो ज्यादा हो रही है। उसी तरीके से प्रोडक्शन का कार्य कर रहे हैं, जो हम फिश कल्चर कर रहे हैं तो उसका कुछ प्रोडक्शन होगा, फिर उसका हम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, और एप्लीकेशन ऑफ मटेरियल्स और थिंग्स और मेथड्स of undertaking a certain activity or work. So ये टेक्नोलॉजी हो गया। नाउ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एज अ बॉडी ऑफ सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज मीन्स, आप जैसे मान लीजिए इंटीग्रेटेड फिश कल्चर कर रहे हैं, तो उसका एक प्रोसीजर है कि पहले हम प्रॉन्ड प्रिपरेशन करेंगे, उसके बाद उसमें फर्टिलाइजेशन या फिर मैन्योरिंग करेंगे, जिससे कि जो पॉन्ड का जो प्रोडक्टिविटी है वो इम्प्रूव होगी। उसके बाद हम सीड डालेंगे, उसके साथ में हम अगर एग्रीकल्चर करना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर है, लाइफ स्टॉक दूसरा, अगर हम उसके साथ डक कल्चर या पिग कल्चर कर रहे हैं तो उसका क्या प्रोसीजर है। तो ये सब एक सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है। ओके, and materials applicable to local production। materials applicable to local production means क्या है, कुछ ऐसे materials होंगे जो कि locally available होंगे, या फिर कुछ मटेरियल्स को हम बाहर से मंगाएंगे जो कि हमारे प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। हम फिश कल्चर कर रहे हैं तो फिश कल्चर में हमको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन लेने के लिए हेल्प करेंगे। और कुछ ऐसे मटेरियल्स होंगे जो वहाँ का जो फिश कल्चर में जो हमारा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसको सॉल्व करेंगे। ओके, और जो हमारे के बाद सॉल्व करने के बाद जो हमारा जो प्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, बढ़ेगा। ओके,
तो इधर में प्रॉब्लम टू हेल्प टू बूस्ट द प्रेजेंट लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी और एक्सटेंड द एग्जिस्टिंग रेंज ऑफ प्रोडक्शन। मीन्स क्या है, टेक्नोलॉजी और जो हमारा सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है उसका यूज करके, टेक्नोलॉजी का यूज करके, मटेरियल्स का यूज करके अगर हम प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं, एग्रीकल्चर का हमारा प्रोडक्शन है, वो एग्रीकल्चर में हमारा लाइफ स्टॉक भी आ सकता है, एग्रीकल्चर क्रॉप भी आ सकती है, फिश भी आ सकती है। ओके, तो इन सब का यूज करके जो हम एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन या फिर जो एग्री अगर पहले से प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन की रेंज को हम बढ़ा रहे हैं या तो प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन ही बढ़ा रहे हैं, तो ये टेक्नोलॉजी क्या हो जाएगी, हमारी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी हो जाएगी। देन टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी अकॉर्डिंग टू Grabowski, Sivan, and Tracy, there are two types of technology. Number one is mechanical technology and second is biochemical technology. Mechanical technology जैसे कि नाम से ही क्लियर है कि इसमें क्या है, हम मशीन्स का यूज करते हैं। in mechanical technology involves the application of machinery to the production process। प्रोडक्शन प्रोसेस में हम मशीन्स का यूज करते हैं, जैसे क्या हो गया, मैकेनिकल बोर्ड्स हो गया, एरेटर्स हो गया। अगर हम फीड को ही फार्म पर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो फीड मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स हो गया। ओके, तो मैकेनिकल टेक्नोलॉजी में जो हमारा मशीनरी से वर्क होता है वो आ गया। सेकंड है बायोकेमिकल टेक्नोलॉजी। बायोकेमिकल टेक्नोलॉजी इज जनरली यील्ड इंक्रीजिंग। मीन्स क्या है, इनका यूज करके हम जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ा सकते हैं, जिससे कि इसमें क्या हो गया, हमारा जो मान लीजिए फर्टिलाइजर्स हो गया, हम इंसेक्टिसाइड्स का यूज करते हैं उसमें। जैसे एग्जांपल में हो गया, आपका हो गया महुआ ऑयल केक। महुआ ऑयल केक डालने से क्या होता है, हमारा जो इंसेक्ट्स हैं जो कि फिशेस के लिए हार्मफुल हैं उनको वो किल करता है। उसके बाद थोड़ा बहुत जो है हमारा पानी की मैन्योरिंग भी करता है। उसी तरीके से हम राइस ब्रान दे रहे हैं जो कि फिश फीड, जिससे फिश उनको खा करके जो है प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। काउ डंग हो गया, फर्टिलाइजेशन के लिए, मैन्योरिंग के लिए हम यूज करते हैं। तो ये सब क्या होंगे, हमारे बायोकेमिकल टेक्नोलॉजी हो गई। उसके बाद इन दो टेक्नोलॉजी के अलावा जो है एक और टेक्नोलॉजी है जिसको कि हम स्केल न्यूट्रल टेक्नोलॉजी कहते हैं। स्केल न्यूट्रल टेक्नोलॉजी क्या होती है, मान लीजिए कि कोई भी एक न्यू टेक्नोलॉजी आई है, मान लीजिए कि एक कोई बड़ा सा क्या है, जैसे आप मान लीजिए, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि ओशियंस में बड़े बड़े ट्रॉलर यूज करते हैं फिश को कैच करने के लिए। ओके, और ये क्या है, जो हम क्या एक न्यू टेक्नोलॉजी है, लेकिन वो ट्रॉल्स का यूज हम पॉन्ड में नहीं कर सकते या फिर छोटे एरिया में नहीं कर सकते, उसका यूज हम सिर्फ बड़े एरिया में ही कर सकते हैं। तो क्या है, क्योंकि वो हर जगह यूज नहीं हो पा रहा है, इसीलिए वो स्केल न्यूट्रल नहीं। स्केल न्यूट्रल मत टेक्नोलॉजी मीन्स हो गया ऐसी टेक्नोलॉजी जो हम छोटे एरिया पर भी अप्लाई कर सकते हैं और उसको बड़े अप्लाई एरिया पर भी अप्लाई कर सकते हैं। उसका एरिया से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। अगर वो कोई भी टेक्नोलॉजी हो गई, वो छोटे के लिए एप्लीकेबल है और बड़े एरिया के लिए एप्लीकेबल नहीं है, या फिर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जो सिर्फ हम ही अप्लाई कर सकते हैं लेकिन छोटे पॉइंट पर उसको अप्लाई नहीं कर सकते, तो वो क्या है, स्केल न्यूट्रल नहीं होगी। तो जैसा कि नाम से ही आप लोग समझ सकते हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी जिसका यूज कि हम छोटे एरिया के लिए भी कर सकें या फिर बड़े एरिया के लिए भी कर सकें। छोटे पॉइंट में भी यूज हो सकती है और बड़े पॉइंट में भी यूज हो सकती है, ओशियंस में यूज हो सकती है। ओके, तो ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी आएगी या फिर ऐसा कोई भी इनोवेशन होगा, ऐसी कोई भी नया मान लीजिए नॉलेज कोई हुआ ऐसा कोई, तो वो क्या हो जाएगा, क्योंकि वो किसी भी एरिया के लिए यूज हो रही है, तो वो हो गई न्यूट्रल टेक्नोलॉजी। ओके, देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी। अब कोई भी टेक्नोलॉजी हम जो इन्वेंट करते हैं, टेक्नोलॉजी से मतलब ये नहीं कि हम कोई सिर्फ मशीनरी इन्वेंट कर दिए। मान लीजिए कि कोई कल्चर का नया प्रैक्टिस आ गया, फिश कल्चर के लिए ही समझ लीजिए। ओके, या फिर कोई ऐसा फिश कल्चर में नई मशीन आ गई जिससे कि जो हमारा फिश कल्चर है उसको, वो उसने जो फिश कल्चर प्रैक्टिस है उसको ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया। नया फीड आ गया जिससे कि जो प्रोडक्शन है वो बहुत अच्छा होने लगा। ओके, कोई वैक्सीन आ गई जिससे कि फिश का ग्रोथ जो है काफी अच्छे से होने लगी। तो ये सब क्या है, टेक्नोलॉजी हो गई है। उसके बाद क्या है, मान लीजिए जो भी कोई भी टेक्नोलॉजी आती है तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। कोई भी टेक्नोलॉजी अच्छी तभी मानी जाएगी जो हमारे ये क्या कहते हैं, 5 उसके कैरेक्टर्स होते हैं। अगर वो 5 कैरेक्टर्स पे खरी उतर रही तभी वो टेक्नोलॉजी अच्छी मानी जाएगी, या फिर उसको माना जाएगा कि ये जो है फार्मर्स यूज करने के लायक है। तो उसमें क्या है, नंबर 1 है रिलेटिव एडवांटेज। रिलेटिव एडवांटेज क्या है, द डिग्री टू विच एन इनोवेशन इज परसीव्ड एज बेटर देन द आइडिया इट
रिप्लेसेस, मतलब कि कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, मान लीजिए कोई नया नॉलेज हुआ है, प्रैक्टिस कल्चर का प्रैक्टिस नया आया है, तो वो जो इससे पहले प्रैक्टिस हो रहा था उसको रिप्लेस कर रही है, उससे अच्छी है। अच्छी है, यानी कि उससे हो सकता है कि अच्छी इन द टर्म हो सकता है, उससे ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा हो, उससे हमको ज्यादा इनकम हो रहा हो, तो वो क्या हो गया, उसका वो क्या है, रिलेटिवली जो हमारी पहले की टेक्नोलॉजी थी उससे ज्यादा एडवांस है वो। ओके, तो जब तक कोई भी नई टेक्नोलॉजी, जो न्यू टेक्नोलॉजी आई है वो पहले वाली टेक्नोलॉजी से अच्छी नहीं होगी, तो वो जो है हमारी टेक्नोलॉजी फार्मर्स के यूज करने के लिए नहीं हो पाएगी। तो जो भी हमारी न्यू टेक्नोलॉजी आती है वो जो हमारा पहला रिलेटिव एडवांटेज का कैरेक्टर है उस पर खरी उतरनी चाहिए। ओके, सेकेंड लाइन में द रिलेटिव एडवांटेज में हैव अ नंबर ऑफ डायमेंशंस, एग्जांपल्स न्यू और इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी और प्रैक्टिस। वो कोई न्यू टेक्नोलॉजी हो सकती है, कोई नया इम्प्रूव्ड हो सकता है, टेक्नोलॉजी हो सकती है, मल्टीपल यूज ऑफ एन इनोवेशन हो सकता है। मान लीजिए अब जैसे एक हम आपको सिंपल सा एग्जांपल दे रहे हैं, पहले क्या होता था कि गेहूं जैसे बो दिया जाता था, तो उसके बाद कटाई के लिए अलग मशीन आती थी और उसका जो उससे दाने निकालने होते थे उसके लिए अलग मशीन आती थी। तो क्या है कि फार्मर्स को पहले दो दो मशीन्स को खरीदना पड़ता था, दो मशीन पर पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता था। उसके बाद किसी ने एक ऐसी मशीन निकाल दी जो कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन थी, तो क्या हुआ, फार्मर्स को अब पहले दो की जगह एक ही मशीन यूज करनी पड़ती है, खरीदनी पड़ती है। और क्या है, हमारा खेत में ही कटाई के साथ साथ उसके दाने भी अलग हो जा रहे हैं, तो क्या है, उसका रिलेटिव एडवांटेज जो पहले की दो मशीनें थी उससे ज्यादा है, इन कंपैरिजन टू कम कॉस्ट पे भी मिल जा रही है, कम टाइम भी लग रहा है उसको यूज करने में। पहले धान को काट कर उसको खेत से घर लाना पड़ता था, फिर वहां पर करना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर हमारा खेत में ही सब कुछ हो जा रहा है, तो क्या है, ये उसका रिलेटिव एडवांटेज जो पहले की दो मशीनें थी उससे ज्यादा था। तो क्या हो गया, ये हो गया हमारा रिलेटिव एडवांटेज। सेकेंड है कॉम्पैटिबिलिटी। कॉम्पैटिबिलिटी है मीन्स द डिग्री टू विच एन इनोवेशन इज perceived as being consistent with the existing value, past experience and need of potential adopters। मीन्स क्या, कॉम्पैटिबिलिटी, जो नई टेक्नोलॉजी आई है वो हमारी अकॉर्डिंग टू फार्मर्स कॉम्पैटिबल होनी चाहिए। कॉम्पैटिबल मीन हमारा होता है दो डायमेंशन में होता है, एक सिचुएशनल कॉम्पैटिबिलिटी, एक होता है कल्चरल कॉम्पैटिबिलिटी। सिचुएशनल कॉम्पैटिबिलिटी में आ गया, मान लीजिए कि कोई एक नई फिश की वेराइटी इंट्रोड्यूस हुई है जो कि या फिर जो हमारा कोल्ड एरियाज हैं वहां के लिए सुटेबल है, तो क्या है, उस फिश को हम जो है ऐसे एरिया में तो यूज नहीं कर पाएंगे जहां पर टेम्परेचर ज्यादा रहता है। ओके, तो क्या है, ये फिश सिचुएशन जो क्लाइमेट हो गया या फिर सिचुएशन हो गया, किसी भी एरिया का सिचुएशन हो गया, कहीं पर ठंडा मौसम है, कहीं पे गर्म मौसम है, तो क्या, लेकिन जो फिश है वो ठंडे मौसम के लिए है, तो सिचुएशनल कॉम्पेटिबिलिटी में आ गए कि जो हमारी जो टेक्नोलॉजी आई है वो सिचुएशनल कॉम्पेटिबिलिटी पे खरी उतरनी चाहिए। सेकेंड है कल्चरल कॉम्पेटिबिलिटी। अभी मान लीजिए कि जैसे इसका एक एग्जांपल कल्चरल कॉम्पेटिबिलिटी क्या होगा, जो भी न्यू टेक्नोलॉजी आई है वो अकॉर्डिंग जो फार्मर्स का कल्चर होता है, जो उनके बिलीव्स होते हैं, उनकी जो मान्यताएं होती हैं, उसको वो क्या है कि उस पर खरी उतरनी चाहिए। उसको क्या कहते हैं, जैसे मान लीजिए कि पहले पहले क्या होता था कि लोग जो पिग कल्चर करते थे, तो जो ज्यादा संपन्न लोग थे, जो जिनका आर्थिक कंडीशन अच्छा था, वो पिग कल्चर को अच्छा नहीं मानते थे। वो सोचते थे कि ये जो जो है छोटे जो मतलब जो छोटे किसान होते हैं जिनकी आय अच्छी नहीं होती है, ओके, वही लोग सिर्फ करते हैं। और मान लो कि कोई पिग कल्चर कर रहा है, फिर उसको अपने घर भी नहीं आने देते थे, अरे ये तो पिग कल्चर करता है, गंदा होगा, इस टाइप से होगा। तो क्या है, लोगों की मान्यता इस टाइप से थी, उनका कल्चर इस टाइप का उनका कल्चर था कि वो पिग को जो है अच्छा जानवर नहीं मानते थे। लेकिन फिर क्या है कि धीरे धीरे जब लोगों ने देखा कि उससे अच्छा इनकम हो रहा है, इसको भी एज अ बिजनेस हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो क्या हो गया, फिर वो धीरे धीरे कल्चर के कॉम्पेटिबल होना चाहिए। तो क्या है, जो भी हमारी न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है वो अकॉर्डिंग टू फार्मर, फॉर फार्मर का जो कल्चर है उससे भी कॉम्पेटिबल होना चाहिए वो। ओके, नेक्स्ट है हमारा
complexity, the degree to which an innovation is perceived as difficult to understand and use, means कोई भी जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होनी चाहिए कि फार्मर्स को समझ में ही नहीं आए। फार्मर को अगर वो समझ में नहीं आएगी तो क्या है, फार्मर जाहिर सी बात है उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। And innovation should as far as possible be less complex for farmers to understand। आप जैसे एक एग्जांपल लीजिए, बायोफ्लॉक कल्चर है। बायोफ्लॉक कल्चर में क्या है, पहले हम एक मीडिया बनाते हैं, फिर उसमें बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। बैक्टीरिया क्या है, हमारा एज अ फीड और एज अ इम्यून सिस्टम जो फिश का बढ़ाने का दोनों का काम करता है, एज अ मेडिसिन भी काम करता है। लेकिन उसमें क्या है, हमको हमेशा नाइट्रोजन का हो गया, अमोनिया का लेवल है, ऑक्सीजन का लेवल है, डीओ लेवल है, हमेशा टाइम टू टाइम चेक करना पड़ता है, देखना पड़ता है कोई भी गैस उसमें ज्यादा ना हो। तो क्या थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स प्रैक्टिस है। अगर आप किसी ऐसे आदमी को बोल दें कि तुमको बायोफ्लॉक करना है जो आज तक नहीं किया है, सिर्फ वो सिंपल फिश कल्चर कर रहा है पॉन्ड में, फिश बाहर से लाता है, उसको पॉन्ड में छोड़ देता है और 1 साल बाद उसको हार्वेस्ट करता है, तो क्या है उसके लिए तो ये जो बायोफ्लॉक सिस्टम है वो एकदम कॉम्प्लेक्स पड़ जाएगा। अरे कहाँ है ये, इसको भी क्या कहते हैं कंट्रोल करो, अमोनिया भी कंट्रोल करो, डीओ भी कंट्रोल करो, पहले ये सब होता क्या है उसको समझाना पड़ेगा। फिर एक छोटा सा एरिया में इतना सब फिश को कैसे ग्रो करेंगे, काफी सारी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी उसमें। तो क्या है, वो फार्मर उसको नहीं एक्सेप्ट करेगा। तो ये यही चीज है कि जो भी हमारी न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होनी चाहिए। ओके, या फिर अगर कॉम्प्लेक्स है भी तो वो फार्मर्स को ऐसे समझानी चाहिए कि वो धीरे धीरे उसको समझे, उसको एक्सेप्ट करे। ओके, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्सिटी का हो गया। देन ट्राइबिलिटी, ट्राइबिलिटी इन द सेंस है कि जो भी हमारी न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है उसको हम पहले छोटे एरिया में ट्राई कर सकें। जैसे कि मान लीजिए को आप एक फीड मिल लगाना चाहते हैं, लेकिन उसकी जो मशीन है फीड मिल की, जो जिससे कि हम पैकेट बनाते हैं, वो मान लीजिए 2.5 लाख 3 लाख 25 लाख की आती है। हाँ, और कोई है जो कोई फार्मर है जो इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकता, लेकिन मान लीजिए फिर भी वो चांस लेकर वो फीड मशीन जो है खरीद भी लेता है, लेकिन वो उसको पहले वो देखना चाहता है कि सही से काम करती है कि नहीं करती है, हम इसको यूज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अगर वो नहीं कर पाएगा उसको यूज, तो फिर वो नहीं खरीदेगा, क्योंकि अगर उसको वो पहले खरीदने से पहले ट्राई नहीं कर सकता तो तब भी वो उसको नहीं खरीदेगा। तो वही चीज है कि कोई भी टेक्नोलॉजी वो जो नई आती है वो उसकी ट्रायबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, इन द सेंस कि वो छोटे एरिया में पहले ट्राई करने के लायक होनी चाहिए। ओके, वहीं पर अगर मान लीजिए कि कोई एक नया फर्टिलाइजर आया है, नया फर्टिलाइजर आया जो जिससे कि जो पॉन्ड की जो हमारा प्रोडक्टिविटी काफी बढ़ जाती है, तो लेकिन जो फार्मर अगर उसको खरीद रहा है तो वो पहले उस चीज को ट्राई करेगा छोटे पॉन्ड। मान लीजिए उसके पास 5 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर का पॉन्ड है, तो वो फर्टिलाइजर को डायरेक्ट उस 2 हेक्टेयर या पॉन्ड 5 हेक्टेयर के पॉन्ड में नहीं डालेगा। वो पहले अगर उसके पास छोटा सा एक पॉन्ड है तो उसमें पहले ट्राई करेगा, पहले देखेगा कि हाँ सही है, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। नहीं बढ़ रही है तो फिर वो इसको नहीं यूज करेगा, आके कंटिन्यू नहीं करेगा। तो यही है कि कोई भी जो न्यू टेक्नोलॉजी आती है वो उस ट्रायबिलिटी पे काफी कुछ डिपेंड करता है कि अगर वो छोटे एरिया में ट्राई करने लायक है तभी उसको फार्मर पहले खरीदते हैं, फिर उसके बाद में उसको इवेलुएट करते हैं कि वो एप्लीकेबल है कि नहीं। छोटे अगर एरिया में काम कर रही है तो फिर उसको वो बड़े एरिया में यूज करेंगे। देन ऑब्जर्वेबिलिटी, the degree to which the result of an innovation are visible। ओके, अभी आप आगे की स्लाइड्स में पढ़ेंगे कि जो हमारे आफ्टर इंडिपेंडेंस जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था उसमें हमारे जो इंडिपेंडेंस के बाद में जो भी प्रोग्राम चलाए गए थे, जैसे नेशनल डिमॉन्स्ट्रेशन का प्रोग्राम हो गया, तो उसमें क्या है कि साइंटिस्ट कुछ फार्मर्स को सिलेक्ट करके उनके जो फार्म एरिया है उस पर जो भी इम्प्रूव्ड वैरायटी की सीड है उसको दिखाते थे, उसका कल्चर करते थे, उसको दिखाते थे कि कितनी ज्यादा प्रोडक्शन, आप जो प्रोडक्शन पहले 8 महीने में या 7 महीने में ले रहे थे वही अब आप प्रोडक्शन 6 महीने में ले सकते हैं। तो क्या है कि ये प्रोडक्शन आपका बढ़ रहा है क्योंकि आप ज्यादा अच्छा क्वालिटी का सीड यूज कर रहे हैं। तो क्या है कि फार्मर उस
सीड को, उस प्लांट को अपने खेत में जो है ग्रो होते हुए देखता था। जैसे मान लीजिए कि सिर्फ आर ही नहीं देख रहा है, आते जाते लोग भी उस खेत को देख रहे हैं, अच्छा इसकी प्रोडक्शन, इसकी जो पैदावार है ज्यादा है, ज्यादा ज्यादा जल्दी जल्दी प्लांट की ग्रोथ हो रही है। लेकिन अगर आप वही चीज फिश के केस में देख लेंगे, तो क्योंकि फिश तो पानी में रहती है, ओके, और आपको हमेशा ग्रोथ देखने के लिए उसको चेक करना पड़ेगा, नेटिंग करनी पड़ेगी और फिश को निकालना पड़ेगा, मेजरमेंट लेना पड़ेगा। तो क्या है कि फिश के ग्रोथ की ऑब्जर्वेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है जितनी कि हमारा जो प्लांट या फिर जो हमारा एग्रीकल्चरल क्रॉप है उसकी थी। तो जो भी जो हमारा ये प्रोग्राम्स हुए थे आफ्टर इंडिपेंडेंस प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, उसमें फिशरी थोड़ा बहुत पीछे इसलिए रह गया था क्योंकि उसकी ऑब्जर्वेबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं थी, लोग उसको नहीं देखते थे। मान लीजिए कि कोई ऐसा किसी ने फिश डाल दिया जिसका कि प्रोडक्शन बहुत अच्छा भी है, तो लोग सोचते थे कि अरे हो सकता है इन्होंने रात में बड़ी मछली लाकर डाल दी हो, सुबह हमको दिखा रहे हो कि देखिए आप प्रोडक्शन अच्छा है, तो लोगों को विश्वास भी नहीं होता था। लेकिन वहीं पर क्रॉप जो एग्रीकल्चर की, वो तो आते जाते लोग देख रहे हैं, दिन ब दिन देख रहे हैं, धीरे धीरे उसको बड़ा होते हुए देख रहे हैं, तो वो क्या है, विजिबल थी लोगों के आंखों से और ज्यादा अच्छे से उसको डेली वो ऑब्जर्व करते थे। ओके, तो जिस टेक्नोलॉजी की ऑब्जर्वेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, जितनी अच्छी होगी, फार्मर जितना ज्यादा उसको ऑब्जर्व करेंगे डे टू डे, उसको उतना ही जल्दी वो एक्सेप्ट करेंगे। तो जो भी हमारी टेक्नोलॉजी है, तो हमारे जो ये 5 कैरेक्टर्स हैं किसी भी टेक्नोलॉजी के, उस पे खरे उतरने चाहिए। ओके, उसके बाद में बाद में एक और कैरेक्टर उसका टेक्नोलॉजी का ऐड किया गया, जिसको कि कहते हैं प्रेडिक्टेबिलिटी। प्रेडिक्टेबिलिटी रिफर्स टू द डिग्री ऑफ सर्टेनिटी ऑफ रिसीविंग एक्सपेक्टेड बेनिफिट। मान लीजिए एक्सपेक्टेड बेनिफिट का मतलब है कि आप पहले जो कल्चर कर रहे थे उसका वो है 1 हेक्टेयर में 6,000-7,000 टन आप फिश का ग्रो कर रहे थे, लेकिन कोई सीड बहुत अच्छा आ गया जिससे कि आप बहुत ज्यादा किसी ने आकर बोल दिया कि इसका जो ये सीड आप यूज करेंगे तो आपका प्रोडक्शन डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। तो वो क्या प्रेडिक्ट कर रहा है ना, और अगर आप उस प्रेडिक्शन को देख सकते हो, देख रहे हैं, अगर वो प्रोडक्शन सही हो रहा है तो आप उसको ज्यादा मतलब जल्दी उसको अडॉप्ट करेंगे। तो प्रेडिक्टेबिलिटी भी एक क्राइटेरिया है, एक कैरेक्टर है हमारा टेक्नोलॉजी का, जो कि उसके एडॉप्शन को या फिर रिफ्यूजन को either farmer should adopt the technology or they should reject the technology. These are the criteria on which farmers observe the technology should be adopted or rejected. Then a process of transfer of technology. So transfer of technology can be defined as the spread over time of a new idea or technology। किसी भी कोई भी न्यू आइडिया या फिर टेक्नोलॉजी हो गया, उसका फैलाव किसी सोशल सिस्टम में। कोई भी मान लीजिए कोई भी टेक्नोलॉजी है, अगर हमको वो ट्रांसफर करनी है तो जाहिर सी बात हम किसी फार्मर को ही देंगे, और वो फार्मर दूसरे फार्मर को देगा, फिर वो चौथे फार्मर को देगा, 5वें फार्मर को देगा। तो हो सकता है कि अगर हम एक विलेज में ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो क्या हो गया, हमारा वो विलेज एक सोशल सिस्टम हो गया। तो कोई जो टेक्नोलॉजी है उसका हम जो टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर कर रहे हैं किसी सोशल सिस्टम है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड मतलब कि किसी भी टेक्नोलॉजी को फैलाने में एक पर्सन से दूसरे इंडिविजुअल को देने में कितना टाइम लगा है, ओवर अ कम्युनिकेशन चैनल। अब जो भी आप टेक्नोलॉजी किसी को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ऐसे तो है नहीं कि वो कोई मतलब ऐसे ही आपने उसको दे दिया और उसने एक्सेप्ट कर लिया। आप पहले हो सकता है उसके बेनिफिट्स के बारे में बताएंगे, उसको डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, तो क्या है हमारा चैनल हो गया, किसी चैनल के थ्रू में वो स्प्रेड होती है। तो एक प्रोसेस में क्या हो गया, द transfer of technology can be defined as the spread over time of a new idea or technology through a social system via communication channels। उसके बाद द एलिमेंट्स है हमारा जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के कुछ एलिमेंट्स होते हैं। उस एलिमेंट्स में क्या क्या आ जाएंगे, हमारा पहला एलिमेंट क्या हो जाएगा, तो वो खुद टेक्नोलॉजी हो जाएगी। अगर हमको किसी को कुछ ट्रांसफर करना है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी है, तो वो टेक्नोलॉजी तो होनी चाहिए पहले ना, तभी तो हम उसको ट्रांसफर करेंगे। टेक्नोलॉजी या फिर कोई न्यू आइडिया, कोई न्यू इनोवेशन, कोई न्यू प्रैक्टिस ही नहीं है, तो हम ट्रांसफर क्या करेंगे। तो क्या है, फर्स्ट एलिमेंट है हमारा
टेक्नोलॉजी। देन सेकेंड एलिमेंट जाएगा चैनल, हम किसी चैनल के थ्रू उसको जो है स्प्रेड करेंगे या फिर ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल हो सकता है कि एक हम सोशल सिस्टम में हो गया। एमंग दी मेंबर्स ऑफ सोशल सिस्टम, मेंबर्स ऑफ सोशल सिस्टम, अगर हम एक विलेज को ले लेंगे तो वहाँ के विलेजर्स हो गए। दो विलेज एक विलेज से ट्रांसफर कर रहे हैं दूसरे विलेज में तो वो भी एक सोशल सिस्टम हो गया। और ओवर अ टाइम, टाइम मतलब किसी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने में जो टाइम लगता है, हर चीज को टाइम लगता है ना, कोई भी प्रोसेस होने में कुछ टाइम लगता है। तो ये क्या है, हमारे टेक्नोलॉजी हो गया, चैनल हो गया, सोशल सिस्टम हो गया और टाइम, ये सब क्या है, एलिमेंट है हमारे ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के। ओके, देन हमारा क्या आता है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स। मेनली हमारे 4 प्रोग्राम्स थे जो आफ्टर इंडिपेंडेंस लॉन्च किए गए थे टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इंक्लूड्स फार्म क्रॉप्स एंड लाइफ स्टॉक्स, ऑल्सो हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, वेटनरी, all things are available here. So first is all India coordinated project on national demonstration. The second is operational research project. Third is Krishi Vigyan Kendra, and fourth is lab to land project. These 4 projects also called, ये जो चारों प्रोजेक्ट हैं इनको हम फर्स्ट लाइन ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। ओके, ऑल द प्रोजेक्ट्स वर मोबाइल टाइप एक्सेप्ट केवीके। मोबाइल टाइप से मतलब क्या है कि केवीके को छोड़ के बाकी जो भी हमारे जो प्रोजेक्ट्स थे वो एरिया वाइज शिफ्ट होते थे। मान लीजिए कि पहले हम उसका जो टेक्नोलॉजी है उसको हम एक विलेज में डिसेमिनेट कर रहे हैं, उसके बाद दूसरे विलेज चले गए, तीसरे विलेज चले गए, तो क्या है, ये मोबिलिटी हो रही है टेक्नोलॉजी। जो भी हमारा प्रोजेक्ट है, हमारा जो जो पर्पस था एक विलेज में सॉल्व हो गया, फिर हम दूसरे विलेज में चले गए, तीसरे विलेज में चले गए। ओके, पहले हम प्लेन एरिया में कर रहे थे, वहां पर हम ये जो पर्पस सॉल्व हो गया, फिर हम मान लिया कि वो जो हमारा लोअर एरिया है, लोअर लैंड एरिया है, वहां पर चले गए। तो ये क्या थी, मोबाइल टाइप की थी। ओके, सो जो हमारा फर्स्ट प्रोग्राम या फिर प्रोजेक्ट था ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का, वो था ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड प्रोजेक्ट ऑन नेशनल डिमॉन्स्ट्रेशन, जिसे कि हम शॉर्ट में नेशनल डिमॉन्स्ट्रेशन भी कहते हैं। ये जो है हमारा 1964 में लॉन्च हुआ था और ये नेशन वाइड था और इंडिया इसको लॉन्च किया गया था। मीन्स कि अलग इंडिया के अलग अलग जो स्टेट्स हैं सब में ये लॉन्च किया गया था। इसमें क्या होता कि कोई भी जो नया सीड या फिर मान लीजिए फिश का कोई नया वैरायटी आई है जो कि जेनेटिकली ज्यादा इम्प्रूव्ड है, ज्यादा प्रोडक्शन दे रही है, तो उसको लॉन्च किया गया था, उसको फार्मर्स को दिया जाता था जिससे कि वो अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकें। द नेशनल डिमॉन्स्ट्रेशन इंटेंडेड टू शो द जेनेटिक प्रोडक्शन पोटेंशियलिटी ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज एंड टू इन्फ्लुएंस बोथ द फार्मर्स एंड एक्सटेंशन एजेंसीज। इसमें क्या होता था, साइंटिस्ट किसी एक फार्मर को सेलेक्ट करते थे। वो फार्मर ऐसा भी हो सकता था वॉलंटियरली था कि हमारा पॉन्ड है, वो आप यहाँ पर जो भी आपको डिमॉन्स्ट्रेशन देना है आप वहां पर दीजिए। तो क्या होता था, साइंटिस्ट जाते थे उसके पॉइंट पर, जो भी फिश, जो भी न्यू इम्प्रूव्ड वैरायटी या फिर सीड है, फिश सीड है, या फिर कोई न्यू टेक्नोलॉजी आई है जिससे कि फिश का प्रोडक्शन ज्यादा हो सकता है, उसको डिमॉन्स्ट्रेट करते थे। मान लीजिए कोई न्यू सीड आया है तो उसको कल्चर पूरा साइंटिस्ट कर कर दिखाते थे कि ये प्रैक्टिस कैसे होता है, ये जो फिश है इसका क्या बिहेवियर है, किस टाइप का फीड खाती है, किस एज में इसको किस टाइप का क्या क्या खाना दिया जाना चाहिए, कैसा इसका ग्रोथ हो रहा है। साइंटिस्ट उसको पूरा करके दिखाते थे, सिर्फ उस फार्मर को ही नहीं दिखाते थे, मान लीजिए उसके अगल बगल के जितने भी फार्मर हैं वो अगर इंटरेस्टेड हैं तो वो भी आते थे। और उस एरिया में अगर कोई एक्सटेंशन वर्कर काम कर रहा है तो वो भी आकर उसको देखता था। क्यों देखता था कि वो बाद में उस टेक्नोलॉजी को, वो जो इम्प्रूव्ड वैरायटी है फिश की, वो उसको डिसेमिनेट कर सके दूसरे विलेजर्स को। ओके, तो क्या होता था कि फार्मर्स और उसको साइंटिस्ट को ही क्यों करने को दिया जाता था कि जिससे कि फार्मर्स देख सकें कि साइंटिस्ट जो कह रहे हैं वो, हाँ, वो रियल है, वो प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है। इसीलिए पहले साइंटिस्ट को दिया जाता था कि आप खुद ही जो फार्मर का लोकल कंडीशन है, जो उसका पॉन्ड है, वहीं पर जाकर करिए। ओके, और ऐसा क्यों होता था कि फार्मर के ही पॉन्ड पर करने के लिए दिया जाता था, जिससे कि फार्मर ये समझ सके कि जो नया इम्प्रूव्ड वैरायटी से प्रोडक्शन ज्यादा
के लिए उन्होंने कोई ऐसा अलग से पॉन्ड नहीं बनाया है, कोई अलग से उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं किया है। बस ये है कि उन्होंने नया इम्प्रूव्ड वैरायटी का जो सीड है वो लाकर फार्मर का जो कंडीशन है, जो ऑर्डिनरी कंडीशन है उस पे ही वो कल्चर कर रहे हैं। तो उससे क्या है, फार्मर जब देखते थे कि हाँ इससे तो ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, तो क्या है वो उसको एक्सेप्ट करते थे। तो इसका जो मेन फोकस था हमारा, टू शो द जेनेटिक प्रोडक्शन पोटेंशियलिटी ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। ओके, और इसके लिए क्या है, इसके लिए क्या है कि हमारा फील्ड डे ऑर्गेनाइज किया जाता था। फील्ड डे क्या होता था कि जो साइंटिस्ट है वो किसी भी फार्मर के पॉन्ड पर या फिर फार्म एरिया पर जाते थे, वहां पर डिमॉन्स्ट्रेट करते थे, और कई सारे जो है फार्मर्स आकर उसको देखते थे, या फिर ट्रेनिंग दी जाती थी फार्मर्स को और एक्सटेंशन वर्कर्स को। ओके, तो उससे क्या है, जिससे कि जो हमारा जो टेक्नोलॉजी है वो ज्यादा रैपिडली स्प्रेड हो सके, उसको जो फार्मर्स हैं उसको अडॉप्ट कर सकें, ज्यादा जल्दी से जल्दी अडॉप्ट कर सकें। तो ये हमारा पहला था ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड प्रोजेक्ट ऑन नेशनल डिमॉन्स्ट्रेशन। ये हमारा जो तीन फिशेज जो हमारी आईएमसी और ईएमसी हैं उनको लेकर, और कुछ एयर ब्रीदिंग फिशेज हैं उनको लेकर किया गया था। ओके, नेक्स्ट है ऑपरेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट। ये है 1974 से 1975 के बीच में चला था। इसमें पहले, अब क्या है कि दोनों में थोड़ा सेम चीज थी, लेकिन डिफरेंस क्या है कि जो हमारा पहले नेशनल डिमॉन्स्ट्रेशन का प्रोजेक्ट था वो कुछ फार्म को लेकर किया जाता था, लेकिन जो हमारा ऑपरेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट है इसमें या तो पूरा एक विलेज को लेकर जो भी टेक्नोलॉजी है उसको डिमॉन्स्ट्रेट किया जाता था, या तो विलेज, 5 विलेज हो गए, 6 विलेज हो गए, कुछ विलेज का क्लस्टर्स, एक समूह बना दिया जाता था, और फिर उस टेक्नोलॉजी को उनको डिमॉन्स्ट्रेट किया जाता था, या फिर दिखाया जाता था कि इसका जो प्रोडक्शन है अगर आप इसको यूज करेंगे तो आपका प्रोडक्शन कितना ज्यादा बढ़ेगा। ओके, जो हमारी ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था आफ्टर इंडिपेंडेंस, उसमें ये जो हमारे इंडिपेंडेंस के बाद में ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन नेशनल डिमॉन्स्ट्रेशन ऑपरेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट, जो आप देखेंगे केवी के आगे जो हमारा लैब टू लैंड प्रोजेक्ट है, इनका बहुत बड़ा रोल था ग्रीन रिवॉल्यूशन लाने में। क्यों? क्योंकि इन्हीं के थ्रू जो हमारे इम्प्रूव्ड फर्टिलाइजर थे, इम्प्रूव्ड क्रॉप वेराइटी थी, इम्प्रूव्ड सीड्स थे, उनको डिसिमिनेट किया गया था पूरे इंडिया में, जिससे कि जो हमारा प्रोडक्शन है एग्रीकल्चर का वो काफी ज्यादा बूस्ट हुआ था। ओके, तो ये रिसर्च प्रोजेक्ट में क्या डिफरेंस था कि जो भी टेक्नोलॉजी का डिसेमिनेशन हो रहा था वो पूरा एक विलेज में एक साथ किया जा रहा था, या तो क्लस्टर विलेज के कुछ समूह बना दिए जा रहे थे फिर उन पे हो रहा था। इसमें मेनली हमारा फोकस किया जाता था दो प्रॉब्लम्स पे, वो मींस ऐसे प्रॉब्लम्स पे फोकस किया जाता है जो कि कम्युनिटी बेस्ड प्रॉब्लम्स होती थी। कम्युनिटी बेस्ड प्रॉब्लम की दो टाइप की हो सकती है, एक तो इंडिविजुअल फार्मर बेस्ड और दूसरा कम्युनिटी बेस्ड हो सकता है। तो इंडिविजुअल फार्मर में क्या होता है, मान लीजिए कोई फार्मर है, उसको उसके खेत में कोई डिजीज लग गई, तो और बाकी के जो फार्मर हैं उसके खेतों में वो डिजीज नहीं लगी है, तो क्या है, ये इंडिविजुअल प्रॉब्लम है। और दूसरा है कम्युनिटी बेस्ड, मीन्स की मान लीजिए किसी विलेज के जितने खेत हैं उनमें सब में एक साथ एक ही डिजीज लगी, तो क्या है, वो डिजीज सबकी प्रॉब्लम हो गई, तो वो कम्युनिटी बेस्ड डिजीज हो गई। तो इस टाइप से पहले क्या है हमारा, इसमें दो टाइप के हमारे डिजीज आए थे। एक हमारा प्लांट प्रोटेक्शन, जिसमें कि जो कोई डिजीज होता था पूरे विलेज के जो जितने भी हमारे वो क्या कहते हैं फार्म होते थे उनमें लग जाती थी, या तो रोडेंट कंट्रोल, जो हमारे चूहे होते थे उनको, वो पहले काफी ज्यादा फसलों को नुकसान पहुंचाते थे, उनको कंट्रोल करने के लिए जो है ये हमारा ऑपरेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट चलाया गया था। दूसरा क्या है, टोटल रिसोर्स डेवलपमेंट, जो भी हमारा रिसोर्स होता था, मान लीजिए इरिगेशन का हो गया, इरिगेशन का डेवलपमेंट हो गया, पांच सिंचाई के लिए हो गया, उसके बाद जो है हमारा सॉइल का जो कंडीशन है, प्रोडक्टिविटी है, उसको डेवलप, उसको अच्छा करने के लिए जो है हमारा ये जो ऑपरेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट है ये चलाया गया था। नेक्स्ट, कृषि विज्ञान केंद्र, जिसको कि हम एग्रीकल्चर साइंस सेंटर भी कहते हैं। ये क्या है, कृषि विज्ञान केंद्र, आप लोग सब लोग जानते हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट वाइज काम करता है। जितने भी हमारे स्टेट हैं, हर स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट में एक कृषि विज्ञान केंद्र होता है, जिसका कि मेन पर्पस क्या होता है,
to impart the need based and skill oriented vocational training। नीड बेस्ड क्या है, फार्मर उसमें क्या होता है कि पहले एक सर्वे किया जाता है, उसके बाद में फार्मर्स का एक ग्रुप बनाया जाता है जिनको जिनको की एक जिनकी की सिमिलर नीड होती है, और फिर उस सिमिलर नीड को फुलफिल करने के लिए उनको ट्रेनिंग दिया जाता था। किस टाइप की ट्रेनिंग? स्किल ओरिएंटेड। स्किल ओरिएंटेड से मतलब क्या है कि ट्रेनिंग पूरी होने के बाद में वो स्किल उस चीज को जान सकें, उस चीज को कर सकें। और क्या होता था? वोकेशनल ट्रेनिंग। वोकेशनल ट्रेनिंग, आफ्टर द ट्रेनिंग दे आर एबल टू डू सम काइंड ऑफ बिजनेस, वोकेशनल ट्रेनिंग, जिससे कि कुछ वो अपना खुद से एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकें। तो इस टाइप की उनको ट्रेनिंग दी जाती थी। तो नीड बेस्ड हो गया, स्किल ओरिएंटेड एंड वोकेशनल ट्रेनिंग फार्मर्स को दी जाती थी, फील्ड लेवल एक्सटेंशन एजेंट्स को दी जाती थी, या फिर ऐसे लोगों को दी जाती थी जो कि खुद का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना चाहते हैं। ओके, अब ये क्या है? कृषि विज्ञान केंद्र के कुछ हमारे प्रिंसिपल्स थे। प्रिंसिपल्स में क्या थे? 3 प्रिंसिपल थे। पहला था एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एज अ प्राइमरी गोल टू बूस्ट द एग्रीकल्चर। इसका पहला हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल था कि एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर में सिर्फ हमारा क्रॉप या फिर फीड क्रॉप ही नहीं आ जाएगा, लाइफ स्टॉक भी आ जाएगा, फिशरी भी आ जाएगा। तो क्या है, इनकी प्रोडक्शन को जो है बूस्ट करना, ये क्या था? प्राइमरी गोल था। उसके बाद क्या है? वर्क एक्सपीरियंस एज द मेन मेथड ऑफ इम्पार्टिंग ट्रेनिंग। वर्क एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग देने के बाद में इस टाइप की ट्रेनिंग देना जिससे कि वो लोग जिस एरिया में ट्रेनिंग दी जा रही है उसके बाद उससे रिलेटेड वो खुद का बिजनेस कर सके, उसको कुछ एक्सपीरियंस उनको हो सके, इस टाइप की ट्रेनिंग देना। थर्ड इज प्रायोरिटी टू वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। प्रायोरिटी किसको दी जाती थी? जो हमारे वीकर सेक्शन है उनको दी जाती थी। उसके बाद फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हो गए। उसके बाद केवीके के हमारे कुछ मैंडेट्स। मैंडेट्स क्या होते हैं? स्पेसिफिक सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब कि अगर कोई डिस्ट्रिक्ट में कोई केवीके है तो उसको ये चीजें करनी ही करनी है। उन चीजों में क्या होता है? पहला का ऑन फार्म टेस्टिंग टू एक्सेस द लोकेशन स्पेसिफिक ऑफ एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी अंडर वेरियस फार्मिंग सिस्टम। ऑन फार्म टेस्टिंग का क्या मतलब है? मान लीजिए कोई फार्मर है, उसको कोई फार्म से रिलेटेड कोई उसके फार्म पर डिजीज आ गया, ओके, उस डिजीज को कंट्रोल कैसे करना है, तो क्या फार्मर्स उसके फार्म पर जाते थे ऑन फार्म टेस्टिंग, और जाकर वो टेस्ट करते थे कि मान लीजिए कोई डिजीज है तो वो डिजीज किस टाइप की है, उसके क्या सिम्टम्स हैं। ओके, सॉइल कंडीशन अच्छी नहीं है तो उसकी जाके टेस्टिंग करना, वाटर की टेस्टिंग करना, इरिगेशन का जो वाटर है उसमें कौन कौन से हमारे मिनरल्स हैं, ये सब क्या वो साइंटिस्ट हो क्या थे, जो क्या है हमारा जो फार्मर का फार्म है वहां पर जाते हैं। उससे क्या है कि जो लोकेशन स्पेसिफिक उनकी जो प्रॉब्लम है, लोकेशन स्पेसिफिक मीन्स एक विलेज की कोई प्रॉब्लम होगी, दूसरे विलेज की कोई दूसरी प्रॉब्लम होगी, तो वो क्या है? लोकल स्पेसिफिक क्या है? एरिया डिफर कर रही है, लोकेलिटी वाइज डिफर कर रही है प्रॉब्लम, तो क्या है? लोकेशन स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हो गया। थर्ड, frontline demonstration to establish production potential of technologies on the farmers field। फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन क्या है? जो आपने पहले पढ़ा कि हमारे जो नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन था, ऑपरेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट था, और क्या लैब टू लैंड है, तो ये सब जो हमारे इन सब में जो जो प्रोग्राम चलाए जा रहे थे उनको जो है विलेज तक पहुंचाना। थर्ड है हमारा कैपेसिटी डेवलपमेंट ऑफ फार्मर्स एंड एक्सटेंशन पर्सनल टू अपग्रेड देयर नॉलेज एंड स्किल ऑन मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। कैपेसिटी डेवलपमेंट कैसा हो गया? थ्रू ट्रेनिंग हो गया। जैसे ट्रेनिंग कैसे हो गया? स्किल ओरिएंटेड हो गया, मीन्स कि आफ्टर ट्रेनिंग दे acquire the knowledge and they are able to do if the training is given for that how to operate any machine, so after training farmers are really able to operate that machine। okay, so ये क्या है? स्किल ओरिएंटेड है, जिससे कि उनको कुछ स्किल आ सके। उसके बाद नेक्स्ट है टू वर्क एज नॉलेज एंड रिसोर्स सेंटर ऑफ एग्रीकल्चरल टेक्निक्स ऑफ सपोर्टिंग initiatives of public, private and voluntary sector in improving the agricultural economy of the district। ओके, क्या है? जो हमारे केवीके हैं वो नॉलेज और रिसोर्स सेंटर का काम करते हैं, फार्मर्स को
क्या है ट्रेनिंग, जैसे मान लीजिए कि वो ट्रेनिंग दे रहे हैं तो कभी क्या है फार्मर केवीके जाता है, कभी कभी क्या साइंटिस्ट फार्मर्स के यहाँ जाते हैं, तो उससे क्या है नॉलेज का एक्सचेंज होता है। रिसोर्स सेंटर जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है, कुछ रिसोर्सेज जो केवीके के पास में होंगी वो फार्मर्स को दी जाती हैं। तो क्या टू वर्क एज नॉलेज एज एंड रिसोर्स सेंटर ऑफ एग्रीकल्चर टेक्निक, जो भी केवीके के पास में टेक्निक्स है, नॉलेज है, वो फार्मर्स तक पहुंचाना, जिससे कि जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा से ज्यादा हो सके। उसके बाद क्या है प्रोवाइड फार्म एडवाइजरी यूजिंग आईसीटी, क्या है हमारे जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज है, मोबाइल है, रेडियो है, पहले यूज होते थे रेडियो, उसके बाद क्या है हमारे कियोस्क मशीन आते हैं, कियोस्क मशीन होती हैं, उसमें क्या है किसी भी वो लोकेशन स्पेसिफिक मेनली होती है, उसमें उस एरिया से रिलेटेड जितने भी एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस हैं उनकी इंफॉर्मेशन दी जाती है, किस क्रॉप में कौन सा डिजीज आ सकता है, उसको कैसे कंट्रोल करना है, इन सब की जानकारी दी जाती है। और क्या फार्मर जाकर उस मशीन से ये सिंपल जैसे आप लोग गूगल पे सर्च करते हैं ना, उसी तरीके से फार्मर जाकर वहां पर सर्च कर सकते हैं कि हमारे खेत में जो है इस टाइप का सिम्टम आ रहा है, इस टाइप का डिजीज है, तो हम कैसे उसको कंट्रोल करेंगे। तो ये एक इंफॉर्मेशन कियोस्क मशीन होती है। तो क्या है कि हमारा केवीके का क्या है एक और मैंडेट है, एडवाइजरी जारी करना फार्मर्स को। ओके, नेक्स्ट लैब टू लैंड प्रोग्राम, ये हमारा 1979 में लॉन्च हुआ था। इसमें क्या आईसीआर ने उसका जो गोल्डन जुबली कंप्लीट पे उन्होंने ये लॉन्च किया था। इसमें मेनली क्या था, क्यों लॉन्च किया था, टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। जो इकोनॉमिक कंडीशन है उनकी हमारे जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए, और सिर्फ स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स ही नहीं, उसमें लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर्स भी आते थे। पर्टिकुलरली जो हमारे एससी एसटी कास्ट के जो फार्मर्स थे, जो हमारे जो कि लेबर्स थे, जो कि दूसरों को खेतों पर जाकर काम करते थे, उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। ये इनिशियली जो है हमारा 75 फार्मर्स सॉरी 75,000 फार्म फैमिलीज को इंक्लूड किया गया था इसमें। द प्रोग्राम हैड बीन इन ऑपरेशन इन अ नंबर ऑफ फेजेस। इसको क्या है दो तीन फेजेस में लॉन्च किया गया था। पहला फेज इसका जो है 2-2 साल का होता था। उसके बाद ओके, पहले फेज में हमने 75,000 फार्मर्स को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद जब उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हो गई, फिर हम दूसरा फेज शुरू करेंगे जिसमें कि हम नेक्स्ट 75,000 या फिर कुछ फार्मर्स को सेलेक्ट करेंगे। ओके, तो ये हमारा जो है लैब टू लैंड हो गया, ये हमारे प्रोग्राम्स हो गए। इसके बाद क्या किसी ने कुछ मैसेज किया था? यस सर। कौन कौन सी स्लाइड थी बताओ? 11, 12, 13। जस्ट अ मिनट। 11 यस सर, 11, 12 और 13। 11, 12, 13 ओके। 11, 12, 13 कुछ नहीं, देखिए 11 है आपका जो हमारे ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के जो प्रोग्राम्स थे वो कौन कौन से प्रोग्राम्स थे, तो मेनली 4 प्रोग्राम्स थे। फर्स्ट था ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड प्रोजेक्ट ऑन नेशनल डिमॉन्स्ट्रेशन, सेकंड था ऑपरेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट, देन कृषि विज्ञान केंद्र एंड लैब टू लैंड। ये जो हमारे 4 प्रोग्राम थे इनको कंबाइन रूप से फर्स्ट लाइन ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी कहा जाता था। और एक्सेप्ट केवीके को छोड़ के बाकी तीनों हमारे मोबाइल टाइप के थे। मोबाइल मतलब कि उनका जो एरिया ऑपरेशन था वो बदलता रहता था। मान लीजिए कि आज वो एक स्टेट में है, कल दूसरे वहां पर, फिर जब एक स्टेट का काम हो जाए वहां पर जो भी हमारा क्या कहते हैं हमारा जो पर्पस था प्रोग्राम को लॉन्च करने का वो सॉल्व हो गया, वो कंप्लीट हो गया, फिर हम दूसरे स्टेट में जाएंगे, वहां पर सॉल्व हो गया, फिर हम तीसरे स्टेट में जाएंगे। तो क्या है मोबाइल टाइप के थे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करने वाले, एक्सेप्ट केवीके। ओके, देन हमारा फर्स्ट था ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड प्रोजेक्ट ऑन नेशनल डिमॉन्स्ट्रेशन। ओके, ये 1964 में लॉन्च किया गया था, नेशन वाइड था, मीन्स ऑल ओवर इंडिया इसको लॉन्च किया गया था। इसमें क्या होता था कि जो भी हमारे सीड्स है, मान लीजिए कोई न्यू वेराइटी चाहिए सीड की जो कि जेनेटिकली ज्यादा प्रोडक्टिव है। ओके, तो इसका क्या है कि जेनेटिक प्रोडक्शन जो भी हमारे सीड है उनका जो प्रोडक्शन पोटेंशियलिटी है
कि ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसको शो करने के लिए ये दिया, इसको लॉन्च किया गया था। ओके, इसमें क्या है, साइंटिस्ट एक फार्मर को सेलेक्ट करते थे, जो कि मेनली मान लीजिए एक विलेज है, तो एक विलेज से उन्होंने एक फार्मर को सेलेक्ट किया। वो फार्मर क्या होता था, प्रोग्रेसिव फार्मर होता था। प्रोग्रेसिव फार्मर कहने से मतलब है कि उसकी जो नॉलेज थी उस विलेज में, हो सकता है वो सबसे वो ज्यादा हो। ओके, वो लोगों से ज्यादा घुलता मिलता हो, लोग उसको अच्छी तरीके से जानते हो, वो एग्रीकल्चर के बारे में ज्यादा जानकारी रखता हो। ओके, उसका प्रोडक्शन हो एग्रीकल्चर में वो ज्यादा अच्छा हो, तो उसको उन्होंने सेलेक्ट कर लिया। ओके, फिर उसके ही फार्म पर जो न्यू इम्प्रूव्ड वैरायटी है उसको शो किया जाता था, उसी के फार्म पर उसको कल्चर किया जाता था। सारा जो प्रैक्टिस है वो सही कराया जाता था। बस क्या है, साइंटिस्ट उसको सुपरविजन करते थे, मीन्स आप ये करिए, और अगल बगल के जो फार्मर्स होते थे वो उसको देखते थे। अब चूंकि वो सारी चीजें फार्मर के जो फील्ड लेवल का कंडीशन है उसी पर हो रहा है, अलग से कोई ना तो साइंटिस्ट ने कुछ उनको ये कहा कि आप दूसरी सॉइल यूज करिए, या फिर होता है ना कि लोग कहते हैं कि अरे इन्होंने ऐसा कर दिया तो इन्होंने कुछ अलग से उसमें डाला होगा, लेकिन क्योंकि उसको फार्मर ही सब कुछ कर रहा है, फार्मर के फील्ड पर कराया जा रहा है, उसको 4 लोग और देख रहे हैं, तो क्या है, फार्मर उसको जल्दी एक्सेप्ट करते थे। ओके, तो ये हमारा ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड प्रोजेक्ट जो था, ये जो भी हमारी न्यू वैरायटी या फिर न्यू प्रोडक्शन की सीड की जो वैरायटी आती थी, उनकी जो जेनेटिक प्रोडक्शन पोटेंशियलिटी है उसको शो करने के लिए ये लॉन्च किया जाता था। इसमें हमारे जो प्रोग्राम्स थे, मेनली फील्ड डे, फार्मर्स डे, ट्रेनिंग हो गया, फार्मर्स की ट्रेनिंग, एक्सटेंशन वर्कर जो हो गया उनकी ट्रेनिंग, जो है उनको ट्रेनिंग करके फिर जो है उनको ट्रेनिंग दी जाती थी, जिससे बाद में जो दूसरे फार्मर्स हैं, दूसरे विलेज के फार्मर्स हैं, वो इन विलेज या के जो फार्मर से कांटेक्ट करके उसको सीख सकें। नेक्स्ट है हमारा कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट। ओके, अब क्या है कि इसमें भी हमारा थोड़ा बहुत सेम था, लेकिन इसमें क्या है कि पहले में आपका क्या है, फार्मर, सिंगल फार्मर या इंडिविजुअल फार्मर्स को सेलेक्ट किया जाता था, लेकिन ऑपरेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट में क्या है, एक साथ में पूरा विलेज को सेलेक्ट किया जाता था टेक्नोलॉजी को शो करने के लिए, या फिर विलेज को सेलेक्ट किया जाता था, या फिर क्लस्टर्स ऑफ विलेज को किया जाता था, मतलब कि 4-5 विलेज को साथ मिलाकर के फिर टेक्नोलॉजी को डिसेमिनेट किया जाता था, डिमॉन्स्ट्रेट किया जाता था, ताकि फार्मर्स उसको एक्सेप्ट कर सकें। और इसमें मेनली हमारा जो कम्युनिटी बेस्ड प्रॉब्लम्स आती हैं उनको टैकल किया गया था। प्रॉब्लम्स हमारी 2 टाइप की होती है, एक हमारा हो गया इंडिविजुअल प्रॉब्लम, दूसरा हो गया कम्युनिटी प्रॉब्लम। इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स क्या है, फार्मर टू फार्मर डिपेंड करती है। मान लीजिए एक फार्मर का वहां पर फार्म पर कोई डिजीज लग गई, लेकिन वो डिजीज उसी विलेज में अदर फार्मर्स को नहीं लगी, तो क्या है कि ये इंडिविजुअल फार्मर को लगी है। और वही, और दूसरा हो गया हमारा कम्युनिटी बेस्ड प्रॉब्लम। मान लीजिए कि जो भी हमारे फार्मर्स उस विलेज में जितने फार्मर्स हैं, सबके फार्म पर वही प्रॉब्लम आ रही, तो क्या हो गया, क्योंकि सभी फार्मर्स को वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, तो क्या हो गया, एक कम्युनिटी बेस्ड प्रॉब्लम हो गया। तो यहाँ पर हमारा कम्युनिटी बेस्ड प्रॉब्लम्स को टैकल किया गया था ऑपरेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट में, जिसमें कि हमारा मेनली आ गया प्लांट प्रोटेक्शन, रोडेंट कंट्रोल। प्लांट प्रोटेक्शन मीन्स हो गया कि मान लीजिए कोई डिजीज है जो कि वहां एक विलेज में के जितने फार्म है सब में वो डिजीज लग गई, उसको टैकल करना है। ओके, या फिर पहले जो है हमारा रोडेंट कंट्रोल, चूहों का बहुत ज्यादा आतंक था, जो कि हमारी मेनली जो हमारे क्रॉप्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दिया करते थे, तो उनको कंट्रोल करने के लिए जो है ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। दूसरा है हमारा रिसोर्स डेवलपमेंट। रिसोर्स डेवलपमेंट हो गया कि वहां पर जो भी हमारे विलेज के जो भी रिसोर्सेज हैं जो मान लीजिए कि कोई क्या कहते हैं, इरिगेशन के लिए जो वाटर है वो कैसा है, सॉइल की टेस्टिंग हो गई, ये सब जो भी वहाँ के रिसोर्स हैं उनको डेवलपमेंट किया।